नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 2005 में आज ही के दिन यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था, जिसका नाम था मी एट द जू। ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन यहीं से यूट्यूब की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आज 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को ने शुरू किया था। इसका मकसद है लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना और राइटर्स के काम का सम्मान करना। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ देश भर में आस्था का माहौल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को एक भावनात्मक संदेश दिया है। पीएम मोदी ने एक पत्र के जरिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उनकी सुख समृद्धि व सुरक्षित यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और चार धाम की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का उत्सव है। पीएम ने यह भी बताया कि ऐसी यात्राएं देश की प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक चेतना की झलक दिखाती है। यानी केदारनाथ यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि भारत की गहरी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का अवसर है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और केदारनाथ टेम्पल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यह यात्रा जितनी पवित्र है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सही समय चुनें। अप्रैल, जून और सितंबर, अक्टूबर सबसे बेहतर समय है। जुलाई, अगस्त में मानसून के कारण भूस्खलन का खतरा रहता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। जरूरी सामान भी साथ रखें। गर्म कपड़े, रेनकोट, मजबूत जूते और जरूरी दवाइयाँ साथ रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। यात्रा मार्ग की जानकारी भी रखें। गौरी कुंड से केदारनाथ तक करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर पैदल नहीं जा सकते तो घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी सही तैयारी के साथ आप अपनी केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया और खतरनाक साइबर थ्रेट सामने आया है। इसको लेकर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। इस थ्रेट में हैकर्स यूजर्स को मैलिशियस एपीके फाइल्स इंस्टॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका डाटा, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अननोन एपीके फाइल्स कभी डाउनलोड न करें। ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर्स से ही इंस्टॉल करें। एक्सेसिबिलिटी परमिशंस बिना समझे इनेबल न करें। कोई सस्पिशियस ऐप दिखे तो तुरंत अनइंस्टॉल करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे साइबर अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। यानी अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो सतर्क रहें और अपने डिवाइस की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। देश की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अटल पेंशन योजना ने 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। यह स्कीम साल 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था हर भारतीय को एक सुरक्षित पेंशन सिस्टम से जोड़ना। अटल पेंशन योजना खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर्स को निश्चित उम्र के बाद गारंटीड मंथली पेंशन मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती इनरोलमेंट यह दिखाती है कि लोग अब अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा अवेयर और सिक्योर हो रहे हैं। यानी अटल पेंशन योजना देश में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है। छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है और फाइनल ईयर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार 18 से 25 साल के छात्र PMIS पोर्टल के जरिए टॉप कंपनीज में पेड इंटर्नशिप्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन एक जरूरी शर्त भी है। स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC देना होगा, जिसमें यह साफ लिखा हो कि इंटर्नशिप से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक इस फैसले से स्टूडेंट्स को अर्ली कैरियर एक्सपोजर मिलेगा और टॉप कंपनीज में स्ट्रक्चर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच आसान होगी। यानी अब स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ कैरियर की मजबूत शुरुआत भी कर पाएंगे। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक अहम प्रगति सामने आई है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने यूके दौरे के दौरान अपने समकक्ष रिचर्ड नाइटन के साथ हाई लेवल टॉक्स की। इस दौरान दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाने, साइबर थ्रेट से निपटने और ग्लोबल चैलेंजेस पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। जनरल चौहान ने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में सीनियर ऑफिसर्स को संबोधित किया और मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटेजीज पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने यूके डिफेंस इंडस्ट्री लीडर से भी मुलाकात की, जहां फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन मजबूत करना। CDS ने यूके के मिनिस्टर्स ल्यूक पोलार्ड और सीमा मल्होत्रा से भी मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज को और गहरा करने पर बातचीत हुई। यानी यह दौरा इंडिया यूके पार्टनरशिप को सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी के स्तर पर नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। कल पूरे देश में पहलगाम टेरर अटैक की पहली बरसी पर पीड़ितों को याद किया गया। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, जिन्हें उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया था। इस मौके पर दुनिया के कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने कहा कि वे भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के हर रूप का विरोध करते हैं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी इस हमले की निंदा करते हुए पीस और सिक्योरिटी के लिए सहयोग जारी रखने की बात कही। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियोन सार ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और इंडिया के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन मजबूत करने की बात कही। यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए आतंकवाद की कड़ी निंदा की। यह हमला जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था और इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया था। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। यानी एक साल बाद भी यह घटना देश और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया की एनर्जी और मैरीटाइम सेक्टर्स को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश भर में डोमेस्टिक LPG सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। हालांकि कमर्शियल LPG सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे करीब 70% तक रिस्टोर कर दिया है। अप्रैल महीने में करीब 1,31,000 टन LPG की बिक्री हुई, जो लगभग 69,19 किलो सिलेंडर्स के बराबर है। वहीं सिर्फ एक दिन में करीब 8,199 टन LPG की बिक्री दर्ज की गई है। अब मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो शिपिंग मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और पर्शियन गल्फ में सभी भारतीय सीफरर्स सुरक्षित हैं। इंडियन फ्लैग्ड टैंकर देश गरिमा, जो 31 भारतीय नाविकों के साथ 18 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था, अब सुरक्षित तरीके से मुंबई पहुंच गया है। सरकार ने अब तक 2615 से ज़्यादा इंडियन सीफरर्स की सेफ वापसी सुनिश्चित की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 25 नाविक शामिल हैं। यानी ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया ने एनर्जी सप्लाई और नागरिकों की सुरक्षा दोनों को मजबूत तरीके से संभाल रखा है। भारत जर्मनी डिफेंस रिलेशंस को लेकर एक अहम बैठक बर्लिन में हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरियस पिस्टोरियस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने और इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर हस्ताक्षर किए, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही UN पीस कीपिंग में सहयोग के लिए इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट भी साइन किया गया। यानी यह बैठक इंडिया और जर्मनी के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को और गहराई देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। असेंबली इलेक्शंस के बीच इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा खुलासा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में अब तक 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जब्ती की गई है। फरवरी से शुरू हुए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वेस्ट बंगाल में करीब 472 करोड़ रुपए की सीजर्स हुई हैं। तमिलनाडु में करीब 599 करोड़ रुपए की जब्ती दर्ज की गई है। इनमें कैश, ड्रग्स, प्रीशियस मेटल्स और फ्रीबीज शामिल हैं। चुनाव को फ्री और फेयर बनाने के लिए कमीशन ने 5,000 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और 5300 से ज़्यादा स्टैटिक सर्वेलियंस टीम्स तैनात किए हैं, जो लगातार चेकिंग और सरप्राइज रेड्स कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन हो, वोटर्स को किसी भी तरह के लालच से बचाया जाए और आम जनता को बेवजह परेशानी न हो। इसके अलावा कंप्लेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमिटीज भी बनाई गई है। यानी साफ है कि ECI इस पर ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस मौके पर एक अहम बात कही।
उन्होंने कहा कि अर्थ डे हमें मदर अर्थ के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF के माध्यम से नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया था। इस अभियान के तहत देश की 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ने करीब 9,69,000 जवानों के साथ मिलकर पिछले 6 सालों में 7 करोड़ पौधे लगाए हैं। ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और प्रेरणादायक कदम है। इसका संदेश साफ है, हम चाहे जिस भी भूमिका में हों, अगर हम छोटा सा भी योगदान दें तो हम मिलकर धरती को ज़्यादा हरा भरा बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक खास मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन का बड़ा ड्रिल किया है। इस एक्सरसाइज के दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने टच एंड गो ऑपरेशंस किए और इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल्स का अभ्यास भी किया। इस तरह के ड्रिल्स का मकसद है किसी भी आपात स्थिति में हाईवेज को रनवे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी और डिफेंस रेडीनेस को और मजबूत करना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मॉडर्न हाईवेज अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हिस्सा बन रहे हैं। यानी यह एक्सरसाइज इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी को नई मजबूती देती है। देश के सिविल सर्वेंट्स के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का एक अहम संदेश सामने आया है। पीएम मोदी ने सिविल सर्वेंट्स से अपील की है कि वे अपने हर प्रयास को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ें। पीएम मोदी ने हाल ही में आयोजित कर्मयोगी साधना सप्ताह में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस लर्निंग ही आज की सबसे बड़ी ताकत है और बदलते समय में खुद को अपडेट रखना अब जरूरी बन चुका है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस लगातार आ रहे हैं और ऐसे में लर्निंग को लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स से आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी चुनौतियों और अवसरों दोनों का समय है और भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यानी एक मॉडर्न और इफिशिएंट गवर्नेंस के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। वेस्ट एशिया में टेंशन्स के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट सामने आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित समय तक बढ़ाने का ऐलान किया है ताकि पीस टॉक्स जारी रह सकें। यह फैसला उस समय आया है जब 2 हफ्तों का ट्रूस खत्म होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान के अनुरोध पर उठाया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि यूएस नेवी का ईरान पर नावल ब्लॉकेड जारी रहेगा जब तक तेहरान एक यूनिफाइड पीस प्रपोजल पेश नहीं करता। हालांकि यह फैसला यूनिलैटरल बताया जा रहा है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान या इजराइल इस एक्सटेंशन को मानेंगे या नहीं। ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तानसीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि ईरान ने सीज फायर एक्सटेंशन की मांग नहीं की और ब्लॉकेड को फोर्स से तोड़ने की चेतावनी दोहराई। इसी बीच यूएस ने ईरान से जुड़े 14 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर नए सैंक्शंस भी लगाए हैं जो वेपन सप्लाई नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। यानी सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ग्राउंड रियलिटी अभी भी अनसर्टेन और टेंस बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसकी नवल फोर्सेज ने 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया है। ईरान के मुताबिक ये जहाज बिना अनुमति उसके टेरिटोरियल वाटर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इन वेसल्स की पहचान MSC फ्रांसेस्का और ईपे मिनोट्स के रूप में की गई है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को अनिश्चित समय तक बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अलग तस्वीर दिखा रही है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने आज ही 2 शिप अटैक इंसिडेंट्स की रिपोर्ट दी है और रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस ने ईरान पर नावल ब्लॉकेड जारी रखा हुआ है, जिसे तेहरान बॉम्बार्डमेंट के बराबर मान रहा है। यानी साफ है कि सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है। आज गोल्ड और सिल्वर के दाम में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 15,475 से 15,599 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,54,750 से 1,55,990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी का रेट लगभग 265 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,65,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।